चैप्टर 11 अधूरी जीत ईसा पूर्व 332। राज्याभिषेक को मुश्किल से 3 महीने हुए थे। पाटलिपुत्र के राजमहल में अब भी धूप और चंदन की खुशबू बसी थी, लेकिन उस खुशबू के नीचे रक्त की गंध छिपी थी, क्योंकि नंद वंश का अंत हुआ था। मगर उनके वफादार अब भी जिंदा थे। राजमहल के द्वार पर पहरा दुगना कर दिया गया था। रात के तीसरे पहर एक सिपाही ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, गंगा पार के गांव में फिर बगावत हुई है। चंद्रगुप्त ने अपने वस्त्र बदले, तलवार संभाली और बोला, राजा वही है जो खुद अपने राज्य का पहरेदार बने। वो चाणक्य के साथ निकला। घोड़े दौड़ते रहे, चांद बादलों के बीच छिपता गया, और जब वे गांव पहुंचे, वहां नंद के सैनिकों की लाशें गिरी पड़ी थी, लेकिन उनमें से एक अभी जिंदा था। उसने चंद्रगुप्त को देखते ही हंसते हुए कहा, तू राजा नहीं, अपशकुन है। नंद का रक्त तुझे चैन से नहीं जीने देगा। चंद्रगुप्त झुका और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी। राजा वही होता है जो अपशकुन को भी अपने पैरों तले कुचल दे। एक वार हुआ और सन्नाटा छा गया। चाणक्य धीरे से बोला, युद्ध जीत लिया है चंद्रगुप्त। अब लड़ाई तुझे अपने ही साम्राज्य में लड़नी होगी। राजधानी लौटने पर उसे नई समस्या मिली। दरबार में षड्यंत्र, अफवाहें और स्वार्थ की दुर्गंध। कुछ मंत्री नंदों से सोना लेकर अब भी गुप्त संदेश भेज रहे थे। चंद्रगुप्त ने दरबार के बीच आदेश दिया, जो राज्य के भीतर राज्य बनाता है, उसे प्रजा नहीं, दीवारें सुनेंगी, और वो भी उसकी अंतिम चीख। उस रात 3 मंत्री गायब हो गए। सुबह महल की दीवारों पर बस एक लाल निशान था। धर्मराज्य की नींव खून से सींची जाती है। चाणक्य ने दूर खड़े होकर देखा। उनकी आंखों में संतोष था, पर कहीं गहराई में डर भी, क्योंकि वह जानता था, जो शिष्य सिंह बनता है, वो एक दिन गुरु को भी दहाड़ से डरा देता है। चैप्टर 12 मौर्य सिंहासन का शाप ईसा पूर्व 331। पाटलिपुत्र की हवाओं में अब स्थिरता थी, पर भीतर उबलता था राजसत्ता का गर्व। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं फैल रही थी, पर राजमहल की दीवारों में एक अनकहा सन्नाटा था। चंद्रगुप्त अब सम्राट बन चुका था, मगर सम्राट होना सबसे बड़ा एकांत होता है। एक रात दरबार के बाद वो अकेला राजप्रासाद की छत पर खड़ा था। गंगा की लहरें नीचे चमक रही थी और आसमान में धुएं की लकीरें उठ रही थी। उसी समय पीछे से एक कोमल स्वर सुनाई दिया, महाराज, जीत की कीमत हमेशा इतनी भारी होती है क्या? चंद्रगुप्त ने मुड़कर देखा। वो देवी नंदिनी थी, नंद वंश की एकमात्र बची राजकुमारी, जो युद्ध के बाद बंदी बनाई गई थी। पर उसकी आंखों में न डर था, न विनम्रता, बस ठंडा गहरा प्रतिशोध। वो आगे बढ़ी और बोली, आपने नंद वंश को मिटाया, पर क्या कभी सोचा मिट्टी में भी बीज रह जाते हैं? चंद्रगुप्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राज्य की रक्षा में भावनाएं नहीं होती। नंदिनी मुस्कुराई, और जब राजा खुद भावनाहीन हो जाए तो राज्य एक पिंजरा बन जाता है। उसकी ये बात चाणक्य ने दूर से सुन ली। उन्होंने मंत्री कारक से कहा, वो स्त्री इस साम्राज्य की पहली दरार बनेगी। पर भाग्य की रेखाएं अब बदल चुकी थी। अगले कुछ महीनों में नंदिनी राजमहल की एक छाया बन गई, कभी नजर से ओझल, पर हर निर्णय में मौजूद। वो चंद्रगुप्त की सोच में उतर चुकी थी। एक दिन महल के बगीचे में जब उसने अपने घाव दिखाए, चंद्रगुप्त ने पहली बार उसके आंसुओं में कुछ देखा। शायद पीड़ा, शायद छल, या शायद वही कमजोरी जो हर विजेता को मनुष्य बना देती है। उस रात चंद्रगुप्त ने अपने कक्ष में कहा, गुरुदेव, मैंने साम्राज्य जीता है, पर लगता है मैं खुद को हार रहा हूं। चाणक्य ने उत्तर दिया, राजा अगर दिल से सोचने लगे तो राज्य सिर पर नहीं, दिल पर बोझ बन जाता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। नंदिनी ने धीरे धीरे अपने वंश के वफादारों को एकत्र करना शुरू कर दिया था।
महल की छाया में एक नई साजिश जन्म ले रही थी और चंद्रगुप्त का हृदय ही उसकी पहली कमजोरी बन गया था। सुबह होते ही चाणक्य ने अपने शिष्य की ओर देखा और मन में कहा, राजा बनना आसान है, इंसान बने रहना सबसे कठिन। चैप्टर 13 राजमहल की छाया ईसा पूर्व 330। रात फिर उतर आई थी पाटलिपुत्र पर, लेकिन इस बार शहर के ऊपर नहीं, राजमहल के भीतर अंधेरा घिरा था। दीवारों पर दीप जल रहे थे, पर हर लौ के पीछे एक साजिश की परछाई थी। चंद्रगुप्त अब भी विजेता था, पर उसके भीतर एक अजीब बेचैनी पनप रही थी। वो अब युद्धों से नहीं, अपनों से डरने लगा था। दरबार में मुस्कुराते चेहरे और निगाहों में चाकू। ऐसा लगता था जैसे राज्य का हर कोना जासूसी कर रहा हो। और उन सबके बीच नंदिनी, वो अब केवल एक बंदी नहीं, बल्कि रानी बन चुकी थी। उसकी मुस्कान ने साम्राज्य के सबसे कठोर योद्धा का दिल भी जीत लिया था। वो चंद्रगुप्त के निर्णयों में सलाह देने लगी थी और धीरे धीरे राजकाज में उसका प्रभाव बढ़ता गया। एक दिन चाणक्य ने देखा, चंद्रगुप्त सभा में निर्णय ले रहा था, पर पीछे से नंदिनी की नजर हर आदेश पर थी। उन्होंने सोचा, ये वही क्षण है जब सिंहासन पर केवल राजा नहीं, मोह बैठ जाता है। उसी रात चाणक्य ने गुप्त रूप से राजमहल के पहरेदारों से कहा, महल में अब दो शक्तियां हैं, एक राजा और दूसरी उसकी परछाई। सावधान रहना, क्योंकि छाया जब बढ़ती है तो प्रकाश को निगल जाती है। कुछ दिनों बाद महल में रहस्यमयी हत्याएं शुरू हुई। पहले एक रक्षक, फिर एक सेनापति। हर बार शव के पास एक ही निशान मिलता था, नंदवंश का प्रतीक चिन्ह, जो बहुत पहले मिट चुका माना जाता था। चंद्रगुप्त ने क्रोधित होकर पूछा, कौन मेरे दरबार में फिर से मृतकों को जीवित कर रहा है? नंदिनी ने धीरे से उत्तर दिया, कभी कभी अतीत मरता नहीं, बस इंतजार करता है। उसकी आंखें ठंडी थी, पर भीतर कोई तूफान छिपा था। वो हर रात गंगा के तट पर जाती, जहां कुछ रहस्यमयी लोग उससे मिलने आते। पुराने नंद सैनिक, जो बदले की आग में अब भी जल रहे थे। एक शाम जब चंद्रगुप्त उसके पास पहुंचा, तो उसने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता महाराज? इतनी बड़ी सत्ता, इतने दुश्मन। चंद्रगुप्त मुस्कुराया, डर वहां होता है जहां कुछ खोने का भय हो, और मैं अब कुछ नहीं खोना चाहता। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे झूठ बोला, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। पर उसी रात उसने राजमहल के नीचे बने गुप्त मार्ग से एक संदेश बाहर भिजवाया, राजा का हृदय जीत लिया गया है, अब समय है साम्राज्य को भीतर से तोड़ने का। दीपक बुझ गया, महल की दीवारें फिर अंधेरी हो गई। मौर्य साम्राज्य अब दुश्मनों से नहीं, अपनी ही छाया से लड़ने वाला था। चैप्टर 14 लहू की गूंज। मगध की धरती पर अब चंद्रगुप्त का नाम हर ओर गूंजने लगा था। लेकिन सत्ता जितनी ऊंचाई देती है, उतनी ही गहराई भी दिखाती है। और अब उसके सामने था उसका सबसे कठिन युद्ध, विश्वास का युद्ध। राज्य में अभी स्थिरता आई ही थी कि सीमाओं पर विद्रोह की लहर उठी। पुराने नंद वफादार, जो पहाड़ों और जंगलों में छिपे हुए थे, रात के अंधेरे में गांवों पर हमला करने लगे। उनकी तलवारें नफरत से जल रही थी और चंद्रगुप्त का हर सैनिक जानता था, ये लड़ाई सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि मौर्य नाम की प्रतिष्ठा के लिए है। रात का हमला पाटलिपुत्र की सीमाओं पर धुंध से ढकी एक घाटी में सैकड़ों मशालें जल उठी। नंदों के शेष सैनिक खून से सने वस्त्रों में एक ही नारे से गूंज रहे थे, नंद वंश अमर रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पहाड़ी के दूसरी ओर चंद्रगुप्त खुद घात लगाए बैठा है। चाणक्य की योजना थी दुश्मन को उसकी अपनी चाल में फंसाना। घोड़े की टापों और तलवारों की टकराहट के बीच जब चंद्रगुप्त ने पहला वार किया, तो ऐसा लगा मानो धरती खुद कांप उठी हो।
हर वार में एक बदला था, हर चीख में एक प्रतिज्ञा। खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही जैसे इतिहास में नए अक्षर लिख रही थी। रक्त और प्रेम, लेकिन इस खून की गंध के बीच एक और कहानी पल रही थी। राजमहल में देवी सुरवती, चंद्रगुप्त की सबसे विश्वास पात्र सेनापति की पुत्री, उसका इंतजार कर रही थी। वो युद्ध नहीं समझती थी, लेकिन हर रात उसका मन उसी रणभूमि में भटकता था। वो जानती थी चंद्रगुप्त सिर्फ एक राजा नहीं, एक अग्नि है जो जलता है सबके लिए, पर खुद कभी नहीं बुझता। जब चंद्रगुप्त युद्ध से लौटा, उसके शरीर पर घाव थे, पर उसकी आंखों में शांति थी। सुरवती ने जब उसका चेहरा देखा तो आंसू खुद उसके घावों पर गिर गए। वो पल शायद पूरे साम्राज्य में सबसे मौन पर सबसे प्रखर था। एक योद्धा और एक स्त्री, दोनों ने एक दूसरे में राज्य नहीं, मानवता देखी। अंतिम दृश्य, चंद्रगुप्त दीवार की ओर देख रहा था, जहां सूर्योदय की लालिमा खून जैसी चमक रही थी। चाणक्य उसके पास आया और बोला, राजा, अब असली साम्राज्य की शुरुआत होती है। युद्ध खत्म नहीं हुए, बस चेहरे बदल गए हैं। और चंद्रगुप्त मुस्कुराया। तो चलिए आचार्य, फिर एक और ज्वाला जलाते हैं। चैप्टर 15, महल की परछाइयां। पाटलिपुत्र का आकाश अब शांत था, पर उस शांति में तूफान की गर्जना छिपी थी। नंदवंश की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी, और महल के हर गलियारे में विश्वासघात की फुसफुसाहट गूंज रही थी। चंद्रगुप्त अब मगध सम्राट बन चुका था, लेकिन राज्य जीतना आसान था, दिलों को जीतना कठिन। चाणक्य ने सब कुछ संभालने की योजना बनाई थी, पर महल की दीवारों के भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी, प्रेम और विश्वासघात की। एक राजनीति का रंगमंच। राज्यसभा में उस दिन दरबार सजा था। मौर्य साम्राज्य के नए कानूनों की घोषणा होनी थी, लेकिन हर मंत्री के चेहरे पर मुस्कान के पीछे एक अलग मंशा थी। राज्य अब मौर्यों का, लेकिन क्या दिल भी हमारे हैं? एक दरबारी ने धीमे स्वर में कहा। चाणक्य ने उसकी ओर देखा और सिर्फ इतना बोला, जो मौर्य का विरोध करेगा, इतिहास उसका नाम तक याद नहीं रखेगा। कमरा मौन हो गया, पर उसी मौन में षड्यंत्र का बीज बो दिया। 2 प्रेम की परछाई। सुरवती और चंद्रगुप्त। रात को महल के ऊंचे कक्ष में दीपक की लौ हिल रही थी। चंद्रगुप्त बालकनी पर खड़ा मगध के विशाल शहर को देख रहा था। राजा बनने के बाद भी मन कभी शांत क्यों नहीं होता? पीछे से सुरवती आई। उसके पैरों की पायल ने उस मौन में संगीत घोला। उसने धीरे से पूछा, क्या राजा थक गया है, या मनुष्य जो उसके भीतर है वो टूटने लगा है? चंद्रगुप्त ने उसकी ओर देखा। उन आंखों में युद्ध नहीं था, बस एक गहराई थी। उस पल में दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक मौन प्रतिज्ञा कि प्रेम और राज्य दोनों को साथ निभाना अब असंभव नहीं, पर कठिन अवश्य है। 3 षड्यंत्र की रात। उसी रात एक दास महल में घुसा, पर वो साधारण दास नहीं था, वो नंदवंश का गुप्तचर था। उसका लक्ष्य था चंद्रगुप्त की हत्या। जब वो राजा के शयन कक्ष तक पहुंचा, उसने देखा चंद्रगुप्त और सुरवती साथ बैठे हैं। वो तलवार निकालने ही वाला था कि तभी पीछे से एक हाथ उसकी गर्दन पर आया। वो चाणक्य था। राजा के कमरे तक आने की जुर्रत? तुम्हें नहीं पता, इस महल में सांस भी लेनी हो तो मौर्यों की अनुमति चाहिए। चाणक्य की आंखों में आग थी। उसने गुप्तचर को पकड़कर उसी कमरे में जलवा दिया। धुएं की गंध से पूरा महल कांप उठा, और सुरवती की आंखों में डर, चंद्रगुप्त की आंखों में क्रोध, और चाणक्य की आंखों में सत्य चमक उठा। 4 आचार्य की चेतावनी। अगले दिन चाणक्य ने कहा, राज्य के भीतर प्रेम कमजोर नहीं, पर खतरनाक होता है। एक राजा का हृदय अगर किसी के अधीन हो जाए तो साम्राज्य गिरता है। चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, आचार्य, प्रेम मेरा बंधन नहीं, मेरी शक्ति है।
और जब तक ये शक्ति है, मौर्य साम्राज्य अमर रहेगा। चाणक्य ने मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर एक भय था, क्योंकि उसने इतिहास में देखा था कि हर साम्राज्य प्रेम से नहीं, विश्वासघात से टूटा है। अंतिम दृश्य। रात को महल के गलियारे में एक स्त्री छिपी हुई थी। उसके पास एक नंद चिन्हित अंगूठी थी और आंखों में प्रतिशोध की आग। उसने महल की ओर देखा और कहा, मौर्य साम्राज्य अब बचेगा नहीं। अब नंदों का बदला शुरू होगा। और वहीं से शुरू होती है अगली कथा। चैप्टर 16, रक्त की सौगंध। पाटलिपुत्र की हवाएं अब पहले जैसी नहीं रही थी। नंद वंश की राख में अब भी प्रतिशोध की चिंगारी सुलग रही थी, और उस चिंगारी को हवा दे रही थी एक स्त्री, जिसे इतिहास काली नंदिनी के नाम से जानने वाला था। एक नंदिनी की प्रतिज्ञा। रात का अंधेरा गहरा था। गंगा किनारे एक स्त्री खड़ी थी। उसके वस्त्र काले और चेहरा आधा घूंघट में। हाथ में उसने एक कटोरा उठाया। उसमें नंदों का रक्त था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, धनानंद गया, पर उसका अपमान मैं नहीं भूलूंगी। चंद्रगुप्त ने हमारे वंश को मिटाया, अब मैं उसके साम्राज्य को खून में डुबो दूंगी। ये मेरी सौगंध है, रक्त की सौगंध। उसने वही रक्त अपने माथे पर लगाया और उसी क्षण मौर्य साम्राज्य की सबसे भयावह रात की शुरुआत हुई। 2 चंद्रगुप्त का शासन और अशांति। राज्य में व्यवस्था थी, कानून था, पर शांति नहीं थी। दक्षिण के प्रदेशों में विद्रोह भड़क उठा था। राजा को हर ओर से खतरे दिखाई देने लगे। राजसभा में चंद्रगुप्त ने कहा, अगर कोई मौर्य ध्वज को चुनौती देगा तो उसके गांव की मिट्टी भी दुश्मन की पहचान मिटा देगी। सैनिकों ने नारे लगाए, जय मौर्य, जय सम्राट। लेकिन चाणक्य की नजर सभा में छिपे एक चेहरे पर पड़ी। वही नंदिनी थी, जो अब राजवैद्य बनकर दरबार में प्रवेश कर चुकी थी। 3 विष का खेल। महल की रातें अब साजिशों से भरी थी। नंदिनी ने चंद्रगुप्त के भोजन में हल्का सा विष मिलाना शुरू किया। धीरे धीरे, दिन ब दिन। पहले राजा को सिरदर्द हुआ, फिर थकान, फिर स्वप्नों में अजीब आवाजें। धर्म राज्य नहीं, रक्त राज्य आने वाला है। चाणक्य को कुछ संदेह हुआ। उसने गुप्तचरों को भेजा और एक रात रसोई के पास उसने नंद चिन्हित कटोरा पाया। वो बोला, राज्य पर हमला तलवार से नहीं हुआ, इस बार जहर से हुआ है। 4 सुरवती और नंदिनी। प्रेम और प्रतिशोध की टक्कर। सुरवती ने नंदिनी को पहचान लिया था। वो एक दिन उसके कक्ष में पहुंची और बोली, तू वही है जिसने नंदों के नाम पर कसम खाई थी। लेकिन याद रख, चंद्रगुप्त अब राजा नहीं, तूफान है। नंदिनी मुस्कुराई, और तू वही स्त्री है जो उस तूफान के बीच खड़ी है। पर जब तूफान और तू मिलोगे, राज्य राग बन जाएगा। दोनों की आंखों में आग थी, एक प्रेम की, एक प्रतिशोध की। महल की दीवारों के भीतर 2 रानियों का युद्ध शुरू हो चुका था। 5 रक्त की वर्षा। कुछ दिन बाद राजधानी के द्वार पर नरसंहार हुआ। दक्षिण के विद्रोहियों ने हमला बोल दिया। उनके साथ थी नंदिनी की गुप्त सेना। मगध की गलियों में खून की नदियां बहने लगी। सैनिक चिल्ला रहे थे, नंदों का बदला, नंदों का बदला। चंद्रगुप्त तलवार लेकर बाहर आया। उसके वस्त्र खून में डूबे थे। उसकी आवाज गरजी, धर्म के नाम पर रक्त बहाना अधर्म है, पर जब अधर्म सिर उठाए तो तलवार उठाना धर्म बन जाता है। वो स्वयं युद्ध भूमि में कूद पड़ा। हर वार में बिजली, हर प्रहार में आग थी, और जब भोर हुई तो धरती लाल थी। 6 चाणक्य का निर्णय। सुबह दरबार में चाणक्य ने कहा, रक्त की सौगंध का उत्तर रक्त से नहीं, नीति से देना होगा। नंदिनी को जीवित पकड़ो, ताकि इतिहास जाने की बुद्धि हमेशा बदले से बड़ी होती है। लेकिन जब सैनिकों ने नंदिनी को ढूंढा, वो गायब थी। पीछे बस रक्त से लिखा एक वाक्य था,
युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। चाणक्य, अब मैं तेरे धर्म को ही अपवित्र कर दूंगी। अंतिम दृश्य। रात को चंद्रगुप्त अकेला बैठा था। उसके शरीर पर घाव थे, पर मन पर और गहरे। वो बोला, राज्य मिल गया, पर शांति नहीं। शायद हर साम्राज्य का पहला अध्याय खून से ही लिखा जाता है। आकाश में बिजली चमकी और पाटलिपुत्र की दीवारों पर लिखा था, रक्त की सौगंध पूरी होगी। चैप्टर 17, विष की रानी। रात का तीसरा पहर था। पाटलिपुत्र के महल में शांति थी, लेकिन गंगा के पार घने जंगलों के बीच एक गुफा में मशालें जल रही थी। उन मशालों की लौ में नाचती परछाइयों के बीच बैठी थी नंदिनी, अब जिसे सब विष की रानी कहने वाले थे। एक विष की शपथ। उसके सामने एक थाल रखा था, उसमें नाग का फल और काला अमृत। नंदिनी ने अपनी हथेली काटी और रक्त की बूंद उस अमृत में गिराई। उसने कहा, आज से ये विष मेरा अस्त्र है, मेरा धर्म। जिस रक्त ने मेरा वंश मिटाया, उसी रक्त में मैं ये विष मिलाऊंगी। चंद्रगुप्त को मरना होगा, और उसके साथ चाणक्य का धर्म भी। उसकी आंखों में आग थी, होठों पर मुस्कान और दिल में मौत की गंध। 2 दरबार की दरारें। पाटलिपुत्र में अब सब कुछ बदलने लगा था। चंद्रगुप्त का शासन शक्तिशाली था, लेकिन भीतर से खोखला। राज्य के अमात्य आपस में लड़ने लगे थे। कहीं सत्ता की भूख थी, कहीं भय। एक दिन दरबार में चाणक्य ने कहा, राजन, राज्य की नींव धर्म पर है, डर पर नहीं। चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, कभी कभी धर्म को भी बचाने के लिए डर जरूरी होता है। पहली बार गुरु और शिष्य की आंखें टकराई, और इतिहास ने देखा नीति और सत्ता में पहली दरार। 3 प्रेम की परछाई। महल की एक कोठरी में सुरवती अकेली थी। चंद्रगुप्त अब युद्धों और बैठकों में डूबा रहता था। वो अपने कक्ष में आईना देखती और फुसफुसाती, क्या राजा के पास अब प्रेम के लिए समय नहीं? तभी एक नई दासी उसके पास आई, चेहरे पर घूंघट, हाथों में इत्र की शीशी। वो मुस्कुराई और बोली, रानी जी, ये इत्र नागफेनी के फूलों से बना है, बस एक बूंद और दिल तक उतर जाएगा। सुरवती मुस्कुराई, पर उसे क्या पता था, वो दासी नंदिनी ही थी। 4 विष का प्रसार। दिन बीतते गए, महल के फव्वारे में पक्षी मरने लगे, राजवैद्य बीमार पड़ गए, और चंद्रगुप्त को बार बार बुरे सपने आने लगे। वो नींद में देखता, राजमहल में नंदों के भूत घूम रहे हैं और चाणक्य की मूर्ति रक्त से रो रही है। एक रात उसने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? पर कोई नहीं था, सिवाय हवा में फैलती विष की गंध के। 5 चाणक्य की खोज। चाणक्य ने ध्यान लगाया और उसे एहसास हुआ, राज्य में कोई अदृश्य शत्रु लौट आया है। वो बोला, ये कोई साधारण विष नहीं, ये प्रतिशोध का रस है। जिसने इसे रचा है वो बुद्धि से भी भयानक है। गुप्तचर लौटे और खबर दी, राजन, रानी की दासी कोई साधारण नहीं, वो नंदिनी है। चाणक्य का चेहरा पत्थर हो गया। उसने कहा, अब ये युद्ध महलों में नहीं, आत्माओं में लड़ा जाएगा। 6 विष और प्रेम की टक्कर। नंदिनी एक रात सुरवती के कक्ष में पहुंची। वो बोली, तेरा प्रेम उसे नहीं बचा सकेगा, क्योंकि उसका अंत मेरे हाथ लिखा है। सुरवती ने तलवार उठाई, अगर तू रानी है विष की, तो मैं प्रेम की रानी हूं, और प्रेम हर विष से बड़ा होता है। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। नंदिनी के हाथ से शीशी गिरी, विष फर्श पर फैल गया और हवा जहरीली हो गई। सुरवती जमीन पर गिरी। नंदिनी भाग गई और उसके पीछे छोड़ी एक दीवार पर लिखा था, अभी तो ये शुरुआत है। चाणक्य। 7 अंत दृश्य। चंद्रगुप्त ने सुरवती को अपनी गोद में लिया। उसकी सांसें टूट रही थी। वो बोली, राजन, विष भी प्रेम को नहीं मार सकता, और उसकी आंखें बंद हो गई।
उस रात चंद्रगुप्त ने आकाश की ओर देखा और कहा, अगर ये धर्म है तो मैं अधर्म को गले लगाऊंगा। चाणक्य दूर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, यही भय था मुझे। जब राजा का दिल जलता है तो साम्राज्य राख बन जाता है। चैप्टर 18 धर्म और अधर्म की रेखा। पाटलिपुत्र अब खून और धुएं से ढका शहर बन चुका था। सुरती की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त का हृदय पत्थर हो गया था। वो अब वही राजा नहीं रहा जो धर्म के नाम पर राज्य करता था। वो अब प्रतिशोध का सम्राट था। एक शोक की राख से उठता क्रोध। राजमहल की बालकनी पर वो खड़ा था। नीचे जनता शोक मना रही थी, पर उसकी आंखें ठंडी थी। वो बोला, अब कोई आंसू नहीं, अब कोई दया नहीं। जिसने इस राज्य को लहूलुहान किया है, मैं उसके हर निशान को राख बना दूंगा। उसके पीछे चाणक्य खड़े थे। उन्होंने कहा, राजन, जो धर्म के मार्ग से हटता है उसे अपनी तलवार भी धोखा देती है। चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, अब धर्म नहीं, भय चलेगा। और उसी क्षण आर्यावर्त के इतिहास में पहली बार राजा और गुरु के विचार अलग हो गए। 2 चाणक्य की चिंता। रात को आश्रम में बैठे चाणक्य ने लिखा, जब धर्म अधर्म से लड़े तो न्याय होता है, पर जब धर्म ही अधर्म बन जाए तो अंत शुरू होता है। उन्होंने गुप्तचर भेजे। नंदिनी अब भी जिंदा थी। कहा जाता था वो पूर्व के जंगलों में विष कन्याओं की सेना बना रही थी। चाणक्य ने निर्णय लिया, अब ये युद्ध तलवारों का नहीं, बुद्धि का होगा। 3 रक्त का शासन। चंद्रगुप्त ने आदेश दिया, हर उस गांव को जला दो जहां विद्रोह की गंध हो। सैनिकों ने बिना सवाल किए आग लगा दी और हवा में गूंजने लगा, जय मौर्य, जय चंद्रगुप्त। लेकिन जलती हुई धरती पर बच्चों की चीखें उठी और वही चीखें चाणक्य के कानों में गूंजने लगी। उन्होंने कहा, जिस राज्य की नींव मासूमों के खून से रखी जाए वहां समृद्धि नहीं, शाप बनता है। 4 नंदिनी की वापसी। पूर्व दिशा से धुआं उठ रहा था। एक गुप्तचर ने खबर दी, राजन, नंदिनी वापस आ गई है। अब उसके पास विषकन्याओं की पूरी सेना है। महल के भीतर सभा बुलाई गई। चंद्रगुप्त ने कहा, अब युद्ध छिपकर नहीं, खुले मैदान में होगा। चाणक्य चुप रहे, पर उनके मन में तूफान था। वो सोच रहे थे, अगर ये युद्ध जीता भी गया तो हम क्या बचाएंगे, धर्म या केवल सत्ता। 5 रक्त की रेखा। युद्ध भूमि सजाई गई। आसमान में बादल गरज रहे थे। धरती पर मशालें जल रही थी। नंदिनी सामने आई, काले वस्त्र, रक्त से सना तिलक। वो बोली, राजन, आज देखेंगे कि कौन बड़ा है, तेरा धर्म या मेरा अधर्म। चंद्रगुप्त ने तलवार उठाई और कहा, धर्म और अधर्म के बीच की रेखा आज मेरे रक्त से खींची जाएगी। दोनों सेनाएं भिड़ी। विषकन्याओं की सांसों से हवा जहरीली हो गई। मौर्य सैनिक गिरते गए, लेकिन चंद्रगुप्त रुका नहीं। वो हर वार में सुरती की याद और प्रतिशोध की ज्वाला लिए लड़ रहा था। 6 नंदिनी का अंत या शुरुआत। जब युद्ध समाप्त हुआ, मैदान लाल था। नंदिनी घायल पड़ी थी। चंद्रगुप्त उसके पास पहुंचा और बोला, तेरा अंत यही है। नंदिनी मुस्कुराई, नहीं सम्राट, मेरा विष तुझ में पहले ही उतर चुका है। और वो हंसते हुए गिर पड़ी। चंद्रगुप्त वहीं ठिठक गया। उसे अपने शरीर में जलन महसूस हुई, पर चाणक्य ने तुरंत औषधि दी और कहा, अधर्म हमेशा छाया की तरह रहता है। उसे हराने के लिए पहले अपने भीतर की अंधकार को जीतना पड़ता है। 7 अंतिम दृश्य। रात को महल में चंद्रगुप्त अकेला था। दीवारों पर सुरवती की तस्वीर, नीचे राख में पड़ा विष का प्याला। वो बोला, धर्म और अधर्म दोनों मेरे अंदर है। शायद मैं अब राजा नहीं, एक श्राप बन चुका हूं। और आकाश में बिजली चमकी, जैसे स्वर्ग भी इस युद्ध से कांप उठा हो।